भारत के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतदान संपन्न हो चुके हैं। अलग अलग एग्जिट पोल्स बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन भी पहले से काफी बेहतर दिखाया गया है। तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस से आगे दिख रही है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर दिखाई गई है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां भी कांग्रेस बीजेपी से कुछ पायदान नीचे ही दिखाई जा रही है और सभी एग्जिट पोल्स में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई गई है। तो जो तस्वीर साफ हो पा रही है वो ये है कि कांग्रेस बीजेपी को मुकाबला देते एक मजबूत विपक्षी दल के रूप में सामने आ रही है। और क्योंकि ये लोकसभा चुनाव का टीजर जैसा भी कहा जा रहा है तो इसलिए कांग्रेस समर्थक या फिर नेता ये समझने लगे हैं कि 2024 में कांग्रेस सत्ता तक पहुंचने जैसा या फिर बीजेपी को एक बड़ी चुनौती देने जैसा प्रदर्शन करने की स्थिति में आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और एक नज़र डालेंगे कि ये जो पोल ऑफ पोल्स हैं, यानी कि ये जो अलग अलग एग्जिट पोल्स हैं, उनका अगर एक औसत निकाला जाए तो अलग अलग इन 5 राज्यों में स्थिति कैसे दिखती है, बीजेपी को कितनी सीटें, कांग्रेस को कितनी सीटें और अन्य को कितनी सीटें जाती हुई दिखाई गई हैं। आइए एक नज़र डाल लेते हैं इन अलग अलग राज्यों में जो परिस्थितियाँ हैं। एग्जिट पोल्स के अगर औसत पोल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं जहाँ पर 200 सीट और 230 सीट है, तो बीजेपी को 140 से 159 सीट दिखाई जा रही है। कांग्रेस के खाते में 70 से 89 सीट है, तो अदर्स को भी जो है 0 से 2 सीटें दिखाई गई हैं। ये पोल ऑफ पोल्स है, यानी कि अलग अलग जो पोल्स हुए हैं, एग्जिट पोल्स हैं, उनका एक औसत जो आंकड़ा दिखा रहे हैं। और राजस्थान की बात की जाए 199 सीटों पर मतदान हुआ है और 1 सीट पर जो है मतदान नहीं हुआ। तो बीजेपी के खाते में 80 से 90 सीटें, कांग्रेस के खाते में 94 से 104 और अन्य को राजस्थान में 14 से 18 सीटें दिखाई गई हैं। तेलंगाना को भी देख लेते हैं, 119 सीटें हैं, बीआरएस 31 से 47, बीजेपी 2 से 4, एआईएमआईएम 5 से 7 और इसी तरह से कांग्रेस को अगर हम समझे तो कांग्रेस को भी तेलंगाना में 63 से 79 सीटें। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो बीजेपी को 30 से 40, कांग्रेस को 46 से 56 और अन्य के खाते में 3 से 5। मिजोरम, जहां पर प्रधानमंत्री चुनावी रैली करने नहीं गए, वहां पर यह स्थिति है कि 14 से 18, एमएनएफ को यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट जो कि वहाँ पर सत्ताधारी पार्टी है उसको, जेडपीएम को 12 से 16, कांग्रेस को 8 से 10, बीजेपी को 0 से 2 सीटें और अन्य को 0 सीटें दिखाई गई हैं। तो ये हमने पोल ऑफ पोल्स देखा है, ये जो स्थिति है। हालांकि कई बार हमने देखा है कि जो एग्जिट पोल्स होते हैं उसमें जो अनुमान लगाया जाता है असल नतीजों से जो है काफ़ी भिन्न होते हैं। और इसी परिस्थिति को समझने के लिए और कांग्रेस इन परिस्थिति में किस तरह से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और एक बार जो इसके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 2024 के चुनाव तक कांग्रेस जो है कुछ और भी एक मजबूत स्थिति में सामने आ जाए, क्योंकि अलग अलग जो समीकरण हैं या फिर अलग अलग जो फैक्टर होते हैं चुनावी जीत के, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रदर्शन को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है। और इसीलिए स्ट्रेट टॉक में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं काफ़ी विशेषज्ञ जो कि प्रबुद्ध राजनीतिक आकलन रखते हैं, समीक्षा करते हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ संजीव चंदन जी जुड़ चुके हैं, सीनियर पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। और उत्तर प्रदेश से मुकुल त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। मुकुल जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, समय निकाला। और अधीश राजभल्ला जी भी नई दिल्ली से जुड़ चुके हैं, नेशनल यूथ पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत स्वागत अधीश जी आपका। और संजीव सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी कि ये जो अलग अलग एग्जिट पोल है और जो अब ये जो एवरेज हम देख रहे हैं पोल ऑफ पोल्स, आप किस तरह से देखते हैं इन 5 राज्यों में? अगर मैं आपसे कांग्रेस की ही भूमिका को समझने की कोशिश करूं, संजीव सर। देखिए नेहा, एग्जिट पोल कई बार गलत भी सिद्ध हुए हैं और कई बार एग्जैक्ट भी, लेकिन इतना तो है कि ये एक मोड तो बता देते हैं, आप औसतन चीजों तक पहुंच सकते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। आज जो आपके यहाँ जो आप पोल ऑफ पोल्स बता रही हैं, और भी जो जगहों पर पोल ऑफ पोल्स मैं देख रहा था, उसमें 2 राज्य तो क्लियर कट दिखाई पड़ रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में जी। 2 राज्यों में कांटे का टक्कर इसको हम लोग कर सकते हैं, और मिजोरम की अपनी स्थिति।
तो इस लिहाज से मेरी भी बड़ी रुचि है इन 5 राज्यों में जो रिजल्ट आ रहा है। तो कांग्रेस के भविष्य की राजनीति, कांग्रेस किस तरह से परफॉर्म करने जा रही है उसको तय कर रहे जी। कांग्रेस का एक बड़ा फीचर रहा है, वो है कि कांग्रेस कई तरह के विचारों का एक यूनियन रहा है, समुच्चय रहा। ये अपने गठन से लेकर के अब तक वहां तमाम तरह की विचारधाराएं राजनीतिक लॉबिंग का भी काम करती रही है, दबाव का काम करती रही है, और उसके बीच से नेता उभरता है। जैसे किसी दौर में जवाहरलाल नेहरू उभरे, इंदिरा गांधी उभरे, राजीव गांधी को उभरना नहीं कहेंगे, राजीव गांधी ने प्रूव किया, लेकिन सोनिया गांधी उभरी। मनमोहन सिंह को जब इस तरह से इंटाक हुए वो प्रधानमंत्री के रूप में, तो वो भी उन्होंने अपने तो वो पूरे वो तो आप कोalition का गवर्नमेंट भी चला रहे। तो कांग्रेस के भीतर एक आत्मविश्वास का फीचर रहा जो एक वक्त में कई सारे विचारधाराओं को प्ले करता है, करते रहिए पर ये इस पर मेरी नजर है, वो कैसे एक्ट करने जा रहा है। और 4-5 राज्यों के का जो पोल ऑफ पोल्स आप बता रही हैं, अलग अलग पोल्स भी देखे सीधे सीधे जी, उसमें जैसे आप विचारधाराओं को चिन्हित करें तो एक विचारधारा सामाजिक न्याय की विचारधारा है, जिसको राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं आज। दूसरी विचारधारा है जो सॉफ्ट हिंदुत्व के पक्ष में खड़ी होती है। तीसरी विचारधारा है जो सेकुलरिज्म के पक्ष में खड़ी होती है। और भी कई सारी विचारधारा है, जाति के हिसाब से यदि विश्लेषण करेंगे तो अलग। लेकिन अब इन तीनों को 5 राज्यों में आप इंप्लीमेंट करें, 4 राज्यों में खासकर, मिजोरम को भी छोड़ दे रहा हूं क्योंकि वहां बहुत बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी ऐसे कि आप उनको जानते हैं, सीएम को वहां जाने नहीं दिया गया जी। तो सेकुलरिज्म का जो आत्मविश्वास है इसके भीतर जो ये है वो आप वहां तेलंगाना में आप देख रहे, वहां पहली बार कांग्रेस ने अल्पसंख्यक मैनिफेस्टो लाया। जब इन दिनों मुसलमान गायब हैं, अल्पसंख्यक गायब हैं राजनीतिक विमर्श से, उस वक्त उसने ऐसा साहस किया। और वो सिर्फ तेलंगाना तक बात नहीं रहती, आजकल छोटी छोटी बातें पूरे देश में चली जाती हैं जी। वो दिखाई पड़ रहा है, वहां सेकुलरिज्म क्लेम हुआ है। मध्य प्रदेश में नेहा सॉफ्ट हिंदुत्व, कहीं कहीं आक्रामक हिंदुत्व भी, जो यदि कमलनाथ जी बाबा बागेश्वर धाम जा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि थोड़ा थोड़ा आक्रामक हिंदुत्व भी, तो वो वहां करने की कोशिश हुई। और सामाजिक न्याय आप 2 ओबीसी मुख्यमंत्री के साथ, जो अमित शाह वहां तेलंगाना में बात कर रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी इनके 2 ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, तो वहां सामाजिक न्याय कैसे, यानी आप देख रही होंगी कि कई तरह की विचारधाराओं को एक आत्मविश्वास से पार्टी ही उसको संतुलित कर सकती है और उसका नेतृत्व संतुलित जी। 5 राज्यों के जो पोल्स हैं मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ, रिजल्ट कैसे आता है उस पर फिर आगे विश्लेषण भी मैं इस दिशा में जाऊंगा। हाइपोथेसिस है ये कि आत्मविश्वास वापस आया है, इसका जो हो चुकी थी जी। तो मुझे लगता है जो आपका शीर्षक भी है कि कांग्रेस एक चुनौती के रूप में फिर से वापस आ रही है। बिल्कुल, और ये जो है नतीजे जो हैं ये हो सकता है कि भिन्न भी हों, ये जो जितना भी है अनुमान है, लेकिन जो हमारे 2 और अन्य पैनलिस्ट हैं ये उनके साथ भी जो बातचीत आगे बढ़ाते हैं क्योंकि बीजेपी को क्या कांग्रेस चुनौती देती हुई नजर आ रही है, खासकर 2024 की बात की जाए, 5 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस के आत्मविश्वास की भी बात हो रही है, जिन धर्मनिरपेक्ष मुद्दों की बात हो रही है, विचारधाराओं की बात हो रही है। तो हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं, आइए उनके पास चलते हैं दर्शकों को लेकर। मुकुल जी, आपने सुना कि संजीव जी क्या कह रहे थे। कांग्रेस की अगर हम भूमिका को देखते हैं तो इन 5 राज्यों में कहीं ना कहीं जैसा कि संजीव जी ने कहा कि कांग्रेस में आत्मविश्वास जो लगभग जो है काफी कम हो गया था या फिर कहीं गुम हो गया था, वो लौट आया है। लेकिन जिस तरह से उम्मीदें राजस्थान मध्य प्रदेश में जताई जा रही हैं, लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और ही बता रहे हैं। राजस्थान में अगर बीजेपी को बहुमत या फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता बनाती है तो ये तो बीजेपी को सीधे सीधे एक विन विन ही नहीं बल्कि लोकसभा के लिए बहुत बड़ा जो है एक फायदा पहुंचाता भी नजर आ रहा है। मुकुल जी। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपकी बात से। अगर ये पूरा चुनाव 2024 पे ही डिपेंड है, जो कह रहे थे उसको फाइनल माना जाएगा, सेमीफाइनल, तो सेमीफाइनल ही है ये। और जहां तक सर्वे की बात है
जो सबसे ज्यादा 2-3 चैनल ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो वहां पे बीजेपी को बहुत, मतलब एक जैसे गुजरात में हुआ था उसी टाइप का ये सर्वे दिखा रहे हैं। लेकिन आपके पास और हमारे दोनों जो पैनलिस्ट हैं उनके पास वो एक बहुत बड़े जो देश का सबसे तेज चैनल है उसका वीडियो आया होगा, जो न्यूज रूम में बैठ के और 3 वरिष्ठ, एक उसमें जो जिन्होंने सर्वे किया था वो कंपनी के मालिक भी थे, वो सब आपस में बात कर रहे हैं और वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि मेरे पास वो वीडियो मैंने डाउनलोड भी कर रखा है। पर मुझे लगता है वो वीडियो जिस तरह से फिल्माया गया है, मुझे लगता है वो ये प्लांटेड भी हो सकता है, जानबूझ के लीक किया गया हो सकता है। जानबूझ के लीक क्यों करेगा, किस लिए करेगा बताइए जी। मतलब मुझे नहीं लगता वो जानबूझ के किया गया, वो किसी ने या तो शरारत की है या वो लीक किया गया है, मतलब आप ये समझिए कि इंटेंशनली किया गया है कि हाँ ये मान लीजिए कुछ उल्टा होता है तो उसके बाद फिर उसकी क्या वैल्यू बचेगी इस पर्टिकुलर चैनल की जी। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, भोपाल में मेरे साथ जब मैं यहाँ लखनऊ में और भोपाल के कई सहयोगी हमारे जो साथ में काम किए हैं, वो जो फील्ड में टहल रहे थे उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया है कि जो आदिवासी और एक बड़ा वर्ग जो दलित समाज का है, ओबीसी हो चाहे कोई भी हो, ये सब ने अच्छा खासा वोट दिया है क्षेत्र वाइज। 2 क्षेत्रों में बीजेपी मजबूत है, उसमें नो डाउट, लेकिन ये चुनाव आपके कई लोगों का भविष्य निर्धारित कर देगा, खासकर एमपी की अगर बात करूं तो ज्योति राजे सिंधिया, ये सिंधिया जी की पूरी राजनीति इसी चुनाव पे डिपेंड हो गई है और विश्वास मानिए जो ये छोड़ के गए थे उसका एक आक्रोश भी लोगों के अंदर था। जहां तक इनके फॉलोअर्स की बात है, कांग्रेसी नीचे स्तर पे कांग्रेसी रहता है जो दिल से कांग्रेसी और रेगुलर वोट डाल रहा है। पिछले 20 साल से कांग्रेस ऐसा नहीं है उसको एक परसेंटेज मिलता है, भले 5% 8% बीजेपी से कम रहा हो, लेकिन जो खाटी वोटर है जैसे बीजेपी का है, बसपा का है, सबका है, वो वही रहता है। तो नेता के जाने से उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो इस इलेक्शन में पता चलेगा। ज्योति राजे सिंधिया जी इस वक्त, पिछली बार कांग्रेस में इतनी क्या कहते हैं आपस में द्वंद्व था, उसके बाद ये पोजीशन आई थी कि बीजेपी ने तोड़ के गवर्नमेंट बनाई जी। अब की बात बीजेपी में है यही चीज, जिनके टिकट कटे और कांग्रेस एकजुट रही क्योंकि सिंधिया चले गए, पूरी कमान कमलनाथ के पास थी जी। तो उनका कोई इसका असर नहीं पड़ा कि हमारे वो उनके यहां जो पहले कांग्रेस में होता था वो बीजेपी में शुरू हुआ। और जहां तक बात करूं ओवरऑल एमपी की, मुझे नहीं लगता कि एमपी में कांग्रेस की इतनी दुर्गति जो दिखाई जा रही है, जो बड़े चैनल दिखा रहे हैं जी, वो होगी। और जी हैट्रिक नहीं लगाएंगे शिवराज जी? नहीं, हैट्रिक की संभावना बहुत कम मुझे लग रही है और अगर 2, 4, 5 सीट का अंतर होता है तो बटौवे से बीजेपी करेगी, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग अब संभव नहीं है क्योंकि कर्नाटक में इन्होंने जो किया था उसका रिजल्ट इनको बजरंगबली भी नहीं दिला पाए थे। महाराष्ट्र का भी पता नहीं है कि महाराष्ट्र में जब इलेक्शन होगा तो पता चलेगा कि जनता ने नकार दिया, जनता समझने लगी है कि अगर 10 सीटें 5 सीटें 4 सीटें का अंतर रहेगा तो फिर सरकार किसकी बननी है, ये सारे सब लोग इससे सहमत होंगे जी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्रवार। तो मुझे लगता है कि मालवा निवाड़ जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र से पिछले 3 मुख्यमंत्री रहे हैं एमपी के जी, एमपी में, और ये बीजेपी के थे तीनों। वहां पे स्थिति आज की डेट में जो मेरे पास खबरें आ रही है, और ये 32 से 36 सीटें जीत रहे हैं। टोटल यहां पे 66 सीटें हैं, 66, और बीजेपी यहां पे कम है, जबकि बीजेपी हमेशा बीजेपी का मजबूत क्षेत्र माना जाता है जी। तो बीजेपी का 28 है। तो ओवरऑल आप मिला के देखिए तो बीजेपी सिर्फ 2 ऐसे एरिया है, विंध्य और मध्य भोपाल, जहां पे अच्छा गेन कर रही है। अदरवाइज ओवरऑल एमपी में जो रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा, जो वहां का लोकल एक स्थानीय अखबार है और बड़ा अखबार है देश का, दैनिक जागरण का 2रा नंबर पे है, तो ये लोगों का जो सर्वे है वो इनका, आपका ये मान के चलिए कि जो स्ट्रिंगर लेवल से लेके एडिटर तक की जो टीम है जी, उसका सर्वे 1,42,000 या 43,000 जी इनका सर्वे साइज है, जो कांग्रेस को 105 और 120 सीटें दिखा रहा है। एग्जैक्टली
तो वो जो मुझे जितना आप वॉल्यूम में बढ़ते जाएंगे, आप सबका सर्वे कर डालिए तो उससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जो सर्वे साइज है वो सबसे बड़ा, आज तक का सर्वे साइज 47,000 है, जो सबसे ज्यादा है। तो जो भी टीमें रहती हैं, जो सर्वे टीमें रहती है, वो अपना आकलन निकालती है, बटों में से सही भी होता है, गलत भी होता है। लेकिन बाकी जगहों पे जैसे पूर्व पैनलिस्ट ने कहा, मैं मिजोरम में कांग्रेस बीजेपी की दुर्गति होने वाली है, क्योंकि वहां के सीएम ने भी मना कर दिया था कि अगर मोदी जी आएंगे तो मंच साझा नहीं करेंगे। जी इस वजह से वहां पे गडकरी जी, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो हम पोल्स देख रहे हैं ये सच्चाई से जो है काफी दूर है, काफी जो एक तस्वीर जो है वो स्पष्ट नहीं पेश कर रहे, खास करके मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो। देखिए, मेन लड़ाई मध्य प्रदेश की थी और बीजेपी वांट्स ऑल दैट दोज स्टेट्स जिनके अंदर वास्तव में पैसा है, वो चाहे आपका खनन का हो, चाहे वहां मल्टीनेशनल कंपनियां हो, जहां पे थोड़ा सा जैसे डेवलपमेंट है, जैसे बना बॉम्बे, महाराष्ट्र नहीं छोड़ना चाह रहे थे, महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा हब है। ऐसे ही जो आपका तेलंगाना है, वो हैदराबाद, आज शायद बेंगलोर से ज्यादा वहां पे कंपनीज है मल्टीनेशनल। तो कुल मिला के बीजेपी का है होल्ड उन स्टेट्स में जहां पे अच्छा रेवेन्यू है। तो वो इनका सपना अगर टूटा, फिर मोदी और शाह के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि नड्डा जी को शहीद कर दिया जाए। और कांग्रेस जो है वो एक मजबूत विपक्ष के रूप में इन चुनाव के इंडिया गठबंधन में इंडिया गठबंधन में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अधीश जी भी इन चुनाव में काफी भ्रमण करते रहे हैं और जो एग्जिट पोल आया है सामने उनसे समझ लेते हैं। अधीश जी, आपका अनुभव, आपका आकलन कैसा रहा, और अब जब एग्जिट पोल आया है तो क्या इसने भी आपको चौंकाया? देखिए, एग्जिट पोल की जहां तक बात है, मैं बताऊं आपको, मैं कभी भी आज तक नहीं चौंका हूं एग्जिट पोल से, क्योंकि निरंतर इस देश में ये बात होती रहती है कि मीडिया जो है वो बिक चुका है और मीडिया जो है वो या तो सरकार के दबाव में रह करके काम करता है। आज जहां आप समझिए कि अच्छी या बुरी, कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है या कोई व्यक्ति बुरा काम कर रहा है, उन चीजों को भी मीडिया पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा नहीं रहा है। एक न्यूट्रल टिक जो सोसाइटी का है उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि इन पोल्स की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इन द सेंस ऑफ कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि लोगों ने खुद मतदान दिया है। तो ये पोल्स लोगों के लिए तो नहीं है, क्योंकि आप एक चीज मान लीजिए, इस देश में अभी तक जो थोड़ी बहुत साख चुनावों की मतदान की बची थी वो 2014 आज से पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है, देश में समाप्त हो चुकी है। अधीश जी, कृपया आप अपनी बात पूरी कर लें। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो एग्जिट पोल्स हैं, इन एग्जिट पोल्स की पहली बात तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये एक यूजलेस टास्क है जिसको हर वर्ष और हर बार चुनावों के साथ साथ हम देखते हैं। तो क्योंकि पूरे भारत में कहीं ना कहीं हमेशा चुनाव चलते रहते हैं, तो लगातार नहीं अधीश जी, लेकिन ये कहीं ना कहीं चिंतन मंथन और राजनीतिक समीक्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जी, वही मैं बता रहा हूं। तो जो इसके ऊपर जो समीक्षा की जा रही है, उस समीक्षा की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर भी एक विरोधाभास है। जैसे कि आप देखें कि मध्य प्रदेश के अंदर यदि भाजपा रिपीट करती है और कांग्रेस को टक्कर देते हुए यदि राजस्थान में सरकार बना लेती है, तो इसके अंदर अमित शाह फैक्टर बहुत ज्यादा काम करेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इन दो जगह पर बहुत हद तक कांटे की टक्कर मैं देख रहा हूं। एग्जिट पोल के माध्यम से नहीं कह रहा, जो मैंने जमीनी हकीकत देखी है उसके दम पर मैं बात आपको बोल रहा हूं। जैसा कि मध्य प्रदेश में आप मान करके चलिए कि लगभग 105 से 110 सीट आनी चाहिए कांग्रेस की, ऐसा आकलन कह रहा है। और जो एग्जिट पोल बोल रहे हैं वो भी इसकी बहुत दूर नहीं है। तो दूसरे रास्ते से देखें तो अगर मध्य प्रदेश में कोई व्यक्ति बढ़त ले लेता है, अगर 105 से 110 या 112 तक मान लीजिए कि अगर भाजपा भी चली जाती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि स्टैंड बाय पर जो है दूसरी बड़ी पार्टी से लोगों को तोड़ करके और इस तरीके से सरकार बनाने का समीकरण करते हैं, जैसा कि पहले भी उन्होंने कई राज्यों में किया है। लेकिन राजस्थान की जहां तक बात है, रोचक मुझे लगता है इस बार के चुनाव में राजस्थान का जो चुनाव है उस लायक होंगे, और साथ ही साथ कि उस रिजल्ट के बावजूद सरकार कौन बनाता है। क्योंकि मुझे जो पर्सनली लग रहा है इन एग्जिट पोल के बेसिस पर,
मुझे लग रहा है इस चीज की काफी ज्यादा श्योरिटी होती जा रही है, जो हमें जमीनी हकीकत में दिख रही है कि एग्जिट पोल जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये है कि फिर से पुरानी परंपरा राजस्थान में रिपीट हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है स्वैप ओवर एक बार फिर से होने की पूरी उम्मीद है जी राजस्थान में। जी तेलंगाना में जी कांग्रेस जो बेहतर प्रदर्शन कर रही है, मैं संजीव सर से समझना चाहती हूँ। संजीव सर, तेलंगाना में कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत यात्रा को काफ़ी ज़्यादा श्रेय मिल रहा है, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि एंटी इनकम्पेंसी को ज़्यादा बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, ना कि प्रो कांग्रेस की वजह इसको कहा जा रहा है। संजीव सर, आप क्या समझते हैं, तेलंगाना में प्रो कांग्रेस की लहर काम आई या फिर जो बीआरएस की सरकार है, केसीआर सीएम की सरकार, वो एंटी इनकम्बेंसी का जो है नुकसान उठा रही है? देखिए, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो निर्णायक तब होता है जब कोई दूसरी पार्टी उम्मीद पैदा करती है। अदरवाइज एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से सरकारें नहीं जाती, कोई भी सरकार। केंद्र की सरकारों का तो अपना इतिहास ही है। आप कई तरह के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आते रहते हैं। मैं केंद्र की बात करूंगा, फिर आता हूं तेलंगाना को। जी, मान लिया कि आप इंदिरा गांधी के खिलाफ बड़ा आक्रोश 1975 में आपने देखा, उससे आगे था जी, लेकिन एक उम्मीद की तरह एक गठबंधन था सामने और नीति के सामने, तो इंदिरा गांधी जैसी मजबूत सत्ता को हिल पाए, 1980 में वापस आए। तो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर तो है वहां, यदि कोई सरकार है। मध्य प्रदेश में भी तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लेकिन वापसी की बात हो रही है। यदि वापसी को हम लोग ना माने, सर्वे को यदि ये माने कि प्लांटेड है या प्लॉटेड है, नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस भी क्या ये भी कहा जा रहा है कि अंत में जो है वो बीजेपी के वोटर ज्यादा बाहर आए और जो खुद प्रचार करने शिवराज जी निकल पड़े, इसलिए उन इलाकों में उनको बीजेपी को ज्यादा फायदा हो गया उम्मीदवारों को। क्या ये भी जी इस विश्लेषण पे अभी नहीं जाएंगे नेहा, मैं नहीं जाना चाहूंगा। जी जी, मैं सिर्फ इतना भर कहूंगा कि सर्वे को देखते हुए टक्कर की बात को फिलहाल कर सकते, जब रिजल्ट आ जाएगा तब इस पर जरूर जाएंगे। और ये जरूर है कि बीजेपी की ताकत, ये बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के तौर पे तो खड़ी हो ही चुकी है, उसके बूथ लेवल तक कार्यकर्ता है जी, ये फैक्ट है। तो इसलिए लेकिन ये आगे की बात होगी जी। कहने का मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी सरकारों को नुकसान तो देती है, पार्टियों को नुकसान तो देती हैं, लेकिन परिवर्तन हो जाए ये जरूरी नहीं है। उसके लिए एक सामने उम्मीद होना चाहिए। साउथ में कम से कम भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी के इमेज की वापसी हुई है, उनके कंसिस्टेंसी पे जो सवाल होता था, उस सवाल का जो उत्तर मिल गया है। और वैसे भी साउथ और नॉर्थ का अपना एक डिवीजन तो है जी, वोट पैटर्न का भी, सोच का भी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि तेलंगाना में ये फैक्टर तो जरूर काम कर रहा है जी। तमिलनाडु हो कि इसके बावजूद कि तमिलनाडु में, केरल में और बीआरएस खुद भी एक बड़ी चुनौती रहे हैं कांग्रेस के लिए जी। केरल में तो मित्र दल ही है सेंटर के हिसाब से देखते हैं, और तमिलनाडु में भी मित्र दल है। इसके बावजूद राहुल गांधी की यात्रा को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो हमारे मित्र लोग बताते हैं वो भी, और जो विश्लेषण है, जो सर्वे होते हैं जी। तो मैं इस बात से आपसे सहमत हूं कि राहुल गांधी फैक्टर तेलंगाना में जरूर काम करेगा। रिजल्ट इस तरीके से आता है तो ये इस विश्लेषण पे हम आज जा सकते हैं और आगे भी इस विश्लेषण पे जाया जा सकता है नेहा जी। और अगर इस तेलंगाना को एक जो है एक एग्जाम्पल की तरह देखा जा सकता है कि राहुल गांधी ने एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में जो है अब जनता के बीच में अपनी स्थिति जो है अब दर्ज करा ली है, ऐसा हम तेलंगाना में जो स्थिति दिख रही है, अगर नतीजे ऐसे ही आ जाएगा जी। कर्नाटक के बाद ये दूसरा साउथ स्टेट होगा जहां रिजल्ट आएगा राहुल गांधी के फेवर में और कांग्रेस के फेवर में, तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी के पर्सनल इमेज के लिए और उनके नेतृत्व के खड़े होने के लिए एक बड़ी परिघटना होगी और ये मजबूत लीडर के तौर पे वो जरूर देखे जाए।
जी, अब मुकुल जी के पास मैं राजस्थान में लेकिन यही समझने की कोशिश करूंगी कि राजस्थान में जो गहलोत सरकार की जो नीतियां हैं, जिसका प्रचार स्वयं राहुल गांधी, और अभी एक दिन पहले ही उनकी स्टेटमेंट आती है कि जो चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ये ऐसा कार्यक्रम है कि इसको राष्ट्र स्तर पे यानी कि जो है पूरे देश में जो है लागू करने की कोशिश की जानी चाहिए, खास करके गरीबों को जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का जिस तरह से उनको लाभ मिलना चाहिए, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। अगर कांग्रेस जीतती है 2024 में तो ये कार्यक्रम जरूर लेकर आएगी। मुकुल जी, आप राजस्थान में क्यों ऐसा लग रहा है, और क्यों कई जो विश्लेषक हैं वो भी कह रहे हैं कि हो सकता है पुराना पैटर्न ही काम कर जाए, क्योंकि बीजेपी जो वोटिंग फीसद भी दर्शाता है, और जो पुरानी परंपरा को अगर हम देखें कि जब ज्यादा मतदान होता है तो कहीं ना कहीं उसे एक बीजेपी से भी जोड़ने की कोशिश की जाती है। मुकुल जी। जी बिल्कुल, इनकी योजना तो अच्छी थी, लेकिन जहां तक मुझे पता है ये इस योजना में एक ही लैकूना था कि जो लाभार्थी है उनको विभिन्न बोर्डों से, वहां बोर्ड बने हुए हैं कि आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको पहले उन बोर्ड के सामने लगाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, अपने सारे वो देने पड़ेंगे। वो थोड़ा काफी मतलब हैक्टिक था जनता के लिए। कुछ लोगों ने किया, उनको मिला भी है कि हर शहर से कुछ कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको इलाज मिला। सबका तो 25 लाख लगता नहीं, जो मेजर जिनकी इलनेस है उनको लगा। लेकिन उन्होंने भी अपनी जो बताई, नो डाउट योजना अच्छी है, 25 से वो 50 करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा 50 लाख तक करेंगे, लेकिन जनता में ये भी चीज है कि योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इसको जो अगर लेना चाहे कि हम अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, और तो उसमें बोर्ड का जो एक प्रक्रिया है, इसको इनको थोड़ा सा लाइट करना पड़ेगा जी। लोगों ने, जिन जिन लोगों ने ये सुविधा ली है, वो वास्तव में इनके जो पुराने भाजपाई थे वो भी इसकी योजना की तारीफ करते नहीं सकते हैं। क्यों? मतलब इनके काम से इवन भाजपा के लोग भी कहते हैं कि हाँ इन्होंने काम किया है। ये अलग बात है कि 4 साल तक सोते रहे, आखिरी 1 साल में इन्होंने काफी योजनाएं लागू कर दी। और जबकि और एक बात राजस्थान की ये भी दिलचस्प है कि जबकि लगभग सभी ने माना, जो कि आलोचक भी थे वो भी मानते हैं कि अशोक गहलोत ही अब तक के सबसे लोकप्रिय सीएम है। तो इस तरह की बातों के बावजूद जो है, इस तरह के जब एग्जिट पोल सामने आते हैं, हालांकि नतीजे जो आएंगे वो अलग बात होगी। जयधीश जी, क्या कांग्रेस ने जिस तरह से इन सभी राज्यों में चुनाव लड़ा है और समाज कल्याण की, गरीबों की बात हुई है, जातिगत सर्वे की बात हुई है, महिलाओं की बात हुई है, सस्ता सिलेंडर देने की बात हुई है, इन सब योजनाओं में, और कहीं ना कहीं सभी मानते हैं कि जो कांग्रेस गारंटियां लेकर आई, जो कि गरीबों से जुड़ी हुई थी या फिर महिलाओं से जुड़ी हुई थी, किसानों से जुड़ी हुई थी, इसी को फॉलो किया बीजेपी ने। बीजेपी का भी जो घोषणा पत्र अगर हम देखें तो उसी के आसपास जो है करता हुआ, परफॉर्मेंस करता हुआ दिखता है। अधीर जी, आप क्या मानेंगे कि ये जो राजनीति कांग्रेस कर रही है, ये इसको लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए मजबूत कर रही है? सबसे पहली तो देखिए चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी के अभी हालिया में जो राहुल गांधी के प्रयास हैं वो निश्चय ही तारीफ के काबिल हैं। और दूसरी बात कि ये भारत देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में यदि हमें देश की उन्नति चाहिए तो केंद्र में बैठी सरकार की मजबूत नहीं होनी चाहिए, अपितु जो ओपोजिशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि यदि लोकतंत्र में ओपोजिशन स्ट्रांग नहीं हो तो देश के अंदर मनमानी होगी और वो देश कब एक डेमोक्रेसी से तानाशाही में तब्दील हो जाएगा उसका हमें पता नहीं चलेगा। अब बात करते हैं कि जो चुनाव की है, राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए ग्राउंड रियलिटी के ऊपर मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। महिलाएं लड़ी हैं अपने पतियों से, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कि उनके फेवर में जो योजना लाई गई कांग्रेस के द्वारा उसके लिए वो उन्हें ही वोट करने वाली हैं, जबकि उनके घर परिवार के अंदर शायद वो लोग कांग्रेस के समर्थक नहीं। तो वो इसीलिए गहलोत सरकार को जिताना और रिपीट चाह रही है बड़े स्तर पर जो महिलाएं हैं। और आप देखिएगा जो महिला वोट है उसका रुझान डेफिनेटली कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ आपको दिखेगा जी। और कहीं ना कहीं इलेक्शन जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर वापिस आना चाहिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो जमीनी स्तर पर चीजें हैं वो होने की आवश्यकता है। वहां पर अभी भी वो चीजें घोषणाओं में अधिक दिखती है, लेकिन धरातल पर अभी वो चीजें कहीं ना कहीं कमतर आ गई है और उसको लोग उतना एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं जी।
तो यस, मुझे लगता है कि एक बड़ा बदलाव होना चाहिए। और जहां तक आते हैं लोकसभा चुनाव के ऊपर, इसका असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली इसका असर पड़ेगा। और कांग्रेस यदि मजबूत होती है तो ये बात मैंने फिर से बोली कि इसका देश के लोकतंत्र को बड़ा फायदा होगा और देश इससे मजबूत होगा। और जैसा कि 2018 के अंदर देश की सबसे अमीर पार्टी बनने के लिए जिस तरीके के घटिया कानूनी दांवपेच जैसा कि मोदी सरकार ने रचे और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एक स्कीम लॉन्च कर दी, जिसके ऊपर कि आप ऑडिट भी नहीं कराएंगे, आप जांच भी नहीं देंगे और आप देश की अमीर पार्टी यूं ही बन जाएंगे। और ट्रांसपेरेंसी के नाम पे बनाया हुआ कानून जिसके अंदर आप ना आरटीआई लगा सकते हैं, ना आप किसी से जांच मांग सकते हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके के जो गोरख धंधे और मनमानी, उसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए और जिसपे विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज के दौर में इस तरीके की जो सरकार है केंद्र में बैठी, उसके लिए कांग्रेस से अच्छा विपक्ष नहीं हो सकता। डेफिनेटली कांग्रेस के अंदर अच्छे मजबूत एक्सपीरियंस लोग हैं जिनको राजनीति का और प्रशासन का, शासक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो डेफिनेटली एक अच्छी टक्कर देने के लिए यदि कांग्रेस उभर के मजबूत होकर के आती है तो इसमें डेफिनेटली देश में हर एक व्यक्ति का फायदा ही होने वाला है। जी, और अब मैं संजीव सर के पास जाना चाहूँगी। संजीव सर, महिलाओं को आप कांग्रेस पार्टी से कैसे जोड़कर देखते हैं? क्योंकि अलग अलग राज्यों में जितना भी पोलिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, अब यही पिछले चुनाव की भी बात की जाए इन्हीं राज्यों में, तो महिला वोटर्स जो है अब ज़्यादा घरों से बाहर निकलकर जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। आप अगर कांग्रेस को देखते हैं और महिला वोटर्स को देखते हैं तो कितना आकर्षित है महिला मतदाता? देखिए, नेहा, महिला मतदाता को लेकर के मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह भी दावा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लाडली योजनाओं को लेकर के महिलाएं निकली हैं और वो वोट कर रही हैं। वो अति उत्साह में ये भी बोल जाते हैं कि माताएं निकली, बहनें निकली और बच्चे भी निकले। अब बच्चे कब भारत में वोट करने लगे ये तो शिवराज सिंह चौहान ही बताएंगे। लेकिन खैर, तो महिला मतदाता को लेकर के जो बात हो रही है कांग्रेस की योजनाओं के प्रसंग में, यदि महिला मतदाता जा रही है तो एक मिथ इससे खड़ा होता है नेहा। कहीं भी जो मैंने शिवराज सिंह का बयान की बात कही, नीतीश कुमार के बारे में भी बिहार में मैं जहां बैठा हूं ऐसा कहा, इससे एक मिथ ये खड़ा होता है कि महिलाएं तात्कालिक लाभ की ओर चली जाती है, यानी महिलाओं के पॉलिटिकल विजडम पे सवाल खड़ा। ये जरूर है कि एक दौर में महिला बुजुर्ग तमाम लोग जैसे एक एसोसिएटेड महसूस करते थे उस नेताओं से, जिसमें इंदिरा जी को भी कह सकते हैं कि महिला। लेकिन एक दो तीन चार सवाल हैं जो मैं कई सालों से कह रहा हूं और इस बार चुनाव में, जैसे छत्तीसगढ़ से एक पत्रकार हमारे बड़े भाई जैसे मित्र हैं कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस से जुड़े हुए भी हैं, सीधे सीधे नहीं, वो कहते हैं कि कह रहे थे 52 जिलों में महिलाओं ने आगे बढ़कर के वोट किया है, ऐसा आया और महिलाओं की संख्या ज्यादा है वोटर। लेकिन बाद में ये भी आया कि वहां कागज पे भी, मतलब वोटर लिस्ट में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और मैं काफी सालों से कह रहा हूं, जब से ये मिथ बनने लगा है कि महिलाएं ज्यादा वोट करने लगी हैं पुरुषों की तुलना में, एक फैक्ट तो है कि पहले आज से 25-30 साल पहले जब चुनाव उतना स्मूथ नहीं होता था, टीएन सेशन जैसे बिहार के नजरिए से देखें तो टीएन सेशन एज के पहले तक तो महिलाएं घर से बाहर निकल के वोट नहीं करती जी, हाँ वोट करने लगी। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि पुरुषों की तुलना में ज्यादा करने लगी। उसका वजह है कि अभी तक सर्वे एजेंसियां ये कॉलम लेकर के नहीं आ रही हैं या ये साथ लेकर के नहीं आ रही हैं कि जिस इलाके में महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है से, वहां पुरुषों का वोटर लिस्ट पे क्या स्थिति है। जैसे सीमांचल का इलाका बिहार से मैं फिर एग्जाम्पल दे दूं, बड़े पैमाने पर पलायन, तो वहां महिलाएं ज्यादा बड़े पैमाने पर वोट करती हैं, पुरुष बाहर हैं। मैं आज भी पर मुतमईन नहीं होता कि कोई महिला, कोई युवा एक इकाई है भारत। घरों में लड़ी होंगी, जैसे एक घटना घटी बिहार में 2015 में, 2019 के चुनाव में शायद, कि एक पति ने पत्नी को गोली मार दी वोट के सवाल, और वो इसलिए कि महिला पत्नी कहीं अलग वोट करना चाहती थी पर पति अलग वोट करना चाहता, गोली मार दिया। इस घटना को, ये दुखद घटना है, लेकिन महिला शासन के तौर पे तो देखा जा सकता है राजनीति में, लेकिन क्या ये इतना बड़ा सत्य है? एक आध दो घटनाएं हो सकती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है जी, भारत युवा हो, महिला हो या कोई भी, वो अकेली कोई इकाई नहीं है। भारत में हर व्यक्ति की आइडेंटिटी है,
भारत हर व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो या युवा हो, जाति पहले है, धर्म पहले। तो जो पैटर्न होता है वो उसके नजरिए से होता है। महिलाएं बहुत इधर उधर की जाती है, कुछ फ्लिप ऑफ हो जाए तो अलग बात है। ये सर्वे एजेंसियों को भी बाद में चुनावों के बाद काम करने की जरूरत है। अब इस पर भारत में जो काम जी, लेकिन जाति और धर्म जब बात आप कहते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष में जिस तरह से जातिगत सर्वे की बात हर राज्य में की गई है, तो इसे भी जोड़कर यकीनन नतीजों जब सामने आएंगे तो देखा जाएगा। और इसका फायदा कितना कांग्रेस को मिलता नजर आता है या फिर अन्य विपक्षी दलों को कितना मिलता नजर आएगा, या फिर इसको 2024 में कैसे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी एक ताज़ा स्टेटमेंट आई है कि सबसे जो 4 प्रमुख जातियां हैं भारत की वो है युवा है, महिला है, किसान है और गरीब है। उन्होंने दोबारा से एक बीजेपी की तरफ जो है की तरफ से एक काट जो है सामने रखी है जनता के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी संजीव सर, आपका भी आपने समय निकाला, मुकुल जी आपने भी समय निकाला, इसलिए आभार। और अधीर जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाला स्ट्रेट टॉक के लिए। और दर्शकों से भी अनुरोध करती हूँ कि आपका स्नेह हम तक यूं ही फीडबैक के रूप में, ईमेल के रूप में आपका पहुंच रहा है। और अब दोबारा से निवेदन है कि आप info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर अपना ईमेल यूं ही भेजते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर होगी मुलाकात।